आज हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिस्कस कर लेते हैं। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम हिंदी में भूगर्भिक समय मापक कहते हैं। इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि जब से पृथ्वी का निर्माण हुआ है और उसके संपूर्ण जीवन में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उन्हें हम सीक्वेंस वाइज अगर एक स्केल में रख दें तो उसे हम बोलते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। हम सभी जानते हैं कि सोलर सिस्टम का पार्ट है पृथ्वी, और जब सूर्य बना या जो अन्य ग्रह बने उन्हीं के साथ साथ पृथ्वी की भी रचना हुई थी। तो इसलिए जो पृथ्वी के जन्म की कहानी है वो सौरमंडल के जन्म की कहानी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। बहुत सारी थ्योरीज आप लोगों ने सुनी होंगी पृथ्वी के उत्पत्ति के बारे में। जो सबसे मान्य फिलहाल चल रही है थ्योरी वो है बिग बैंग थ्योरी। और उसी बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हमें ये पता लगा है कि 460 करोड़ साल पहले, 460 करोड़ वर्ष पहले हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ था। और ये बनी किससे थी? सूर्य से ही। ठीक है, सूर्य का ही एक हिस्सा है पृथ्वी। और 460 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ था कि पृथ्वी जो थी वो सूर्य से अलग हो गई। और सूर्य से अलग होने के बाद कम से कम 200 करोड़ वर्ष ऐसे रहे जब पृथ्वी सिर्फ वाटर वेपर्स और बिल्कुल मोल्टन, जो कि विस्कस फॉर्म जैसे मटेरियल है, सिर्फ उन जैसी ही रही। ठीक है। धीरे धीरे जो ये पृथ्वी का जो ऊपरी लेयर थी वो धीरे धीरे ठोस हुई, धीरे धीरे उसके अंदर फिर एटमॉस्फेयर बना, और बाद में फिर महासागर बने। वेपोरेशन के प्रोसेसेस शुरू हुई, महासागर बने। तो ये कार्य होने में भी कुछ करोड़ों वर्ष का टाइम लग गया। और मनुष्य तो खैर बहुत बाद में आया है धरा पर, बहुत बाद में आया है। तो ये जो पूरी ऐतिहासिक यात्रा है, इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा को हम किसके माध्यम से स्टडी करते हैं? जियोलॉजिकल टाइम स्केल के माध्यम से हम स्टडी करते हैं। तो इसी में हम देखते हैं आगे। देखिए, दो डायग्राम्स आप देख सकते हैं कि 460 करोड़ वर्ष जो मैंने बोला, जिसे हम 4.6 बिलियन ईयर्स भी बोल सकते हैं, उस वक्त पृथ्वी लगभग कुछ ऐसी थी। और बिल्कुल आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर कितना अधिक नजर आ रहा है, इसलिए जीवन की तो कल्पना करना बिल्कुल संभव ही नहीं था। और आज जो पृथ्वी है वो आप दूसरे पिक्चर में देख रहे हैं, आज इसका ऐसा स्वरूप है। ये देखिए, बहुत सारी जो हमें थ्योरीज मिली उसमें से जो बिग बैंग थ्योरी है उसने हमें बताया कि किस प्रकार से पृथ्वी जो थी वो बनी। स्टार्स थे, सन था, क्योंकि सन भी एक तारा ही है। सन से फिर हमारी मोल्टन अर्थ बनी, जो मैंने बता ही दिया, 460 करोड़ वर्ष पहले, जिसको 4.5 मिलियन बिलियन ईयर्स अगो लिखा हुआ है। और उसके बाद तकरीबन 380 करोड़ वर्ष पूर्व जो थे सबसे पहले महासागर यहाँ पर बनने शुरू, क्योंकि इवेपोरेशन की प्रोसेसेस जो थे वो स्टार्ट हो चुकी थी। और फिर उसके बहुत बाद में जाके यहाँ पर जीवन प्रारंभ हुआ। तो ये सारी की सारी तो भूमिका है जियोलॉजिकल टाइम स्केल की। तो जो हम इन वर्षों की गणना कर रहे थे, अभी पीछे हमने इतने सारे वर्षों की जो बात की, इन सब का हमें पता कैसे लगा? हमें कैसे पता लगा कि इतने करोड़ वर्ष पूर्व ही ये घटना हुई होगी? इसके बहुत सारे मेथड्स रहते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट मेथड रहता है जिसके माध्यम से हम पृथ्वी की आयु की गणना करते हैं, सबसे फेमस है रेडियोमेट्रिक डेटिंग। इसमें ये रहता है, देखिए, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं, रॉक्स हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स मिलते हैं जो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद डिके होने लगते हैं। ठीक है। और डिके होने के बाद वो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्यूमुलेट करेंगे जिनकी अगर हम कैलकुलेशन कर लें या यूं देख लें कि इतने साल में इतना एक्यूमुलेशन किया है इसने, इसका इतने सालों में इतना डिके हुआ है इस चट्टान का, तो उसके माध्यम से हम गणना करके ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो चट्टान है ये इतने साल पहले बनी होगी, इतने लाख साल पहले बनी होगी, इतने करोड़ों वर्ष पूर्व बनी होगी। देखिए, रेडियोमेट्रिक डेटिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे मेथड्स हैं। जो सबसे अधिक मेथड यूज होता है वो होता है KAR। के का मतलब है पोटेशियम, और जो AR है वो डिनोट करती है आर्गन को। जब भी देखिए, पोटेशियम सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है मिनरल्स में या रॉक्स में। तो जब ये डिके होना शुरू होता है तो ये क्या रिलीज करता है? किसको एक्यूमुलेट करता है? आर्गन को। इसलिए इस मेथड को हम पोटेशियम आर्गन मेथड बोलते हैं। तो पोटेशियम जितना डिके करेगा उतना अधिक ऑर्गन जो है वो एक्यूमुलेट होगी। और इसी चीज की कैलकुलेशन करके हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि ये जो फॉसिल है, ये जो हमारी रॉक है, ये मिनरल है, ये कितने करोड़ों वर्ष प्राचीन हो सकता है, कब इसका उद्भव हुआ होगा, कब इसका निर्माण हुआ होगा।
तो सबसे प्रमुख तो यही रहता है, रेडियोमेट्रिक डेटिंग। उसके अलावा कुछ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी रहते हैं कि किस प्रकार से जो है सेडिमेंट्री रॉक्स की लेयर्स बनती हैं, जिसे हम अवसादी चट्टान बोलते हैं, ठीक है, उनकी लेयर्स की हम गणना कर लेते हैं। जो सबसे नीचे की लेयर होगी ऑब्वियसली वो सबसे ओल्डेस्ट होगी, जो सबसे टॉप की लेयर होगी असेंडिंग ऑर्डर में हम देखेंगे, जो सबसे टॉप की लेयर होगी वो यंगेस्ट मिलेगी। उसके अलावा ओशियन की जो सैलिनिटी है, ठीक है, उसको भी हम, साल्टीनेस कितनी है ओशन में, जिस वक्त बने इतने साल्टी नहीं थे, धीरे धीरे क्या प्रोसेसेस रही और कैसे फिलहाल कितना एक्यूमुलेशन है साल्ट का, तो उसके ऊपर भी हम पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी जो है वो कब बनी। चलिए, मेनली हमें जिसकी बात करनी है वो इसकी बात करनी है कि जो हमारा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसे हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है। मैंने सीक्वेंस वाइज लिखे हुए हैं, इयोन, इरा, पीरियड, इपोक, यानी कि इयोन का को हम फर्दर बांटेंगे इराज में, इराज को फर्दर बांटेंगे पीरियड्स में, पीरियड्स को फर्दर हम बांट देते हैं इपोक्स में। तो देखिए, जियोलॉजिकल टाइम स्केल के जो मैंने बता ही दिए, 4 मेजर डिविजन्स हैं। इयोन सबसे बड़े पार्ट रहेंगे, ठीक है, जो सबसे पहला आप ग्रीन कलर का कॉलम देख रहे हैं उसमें आपको 4 नजर आ रहे होंगे। बाकी मोस्टली बुक्स में 2 ही मिलते हैं, प्रोटेरोजोइक और फेनोरोजोइक। प्रोटेरोजोइक का ही पार्ट कई बार आर्कियन को और प्री कैम्ब्रियन को जो हेडन लिखा हुआ है ये प्रोटेरोजोइक का ही पार्ट है। कुछ बुक्स में आपको अलग मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको इसी के अंदर मिलेगा। मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको इयोन 2 ही मिलेंगे। प्रोटेरोजोइक जो नीचे है वो सबसे पहला है, ठीक है, और जैसे जैसे हम असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर जाएंगे यानी कि हम नवीन की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रोटेरोजोइक और फेनोरोजोइक, प्रोटेरोजोइक को ही हम आर्कियन या प्री कैम्ब्रियन भी बोल देते हैं, ये सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। उसके बाद इयोन्स को हमने बांट दिया है इराज में, इरा 3 है। देखिए, प्रोटेरोजोइक का तो कोई है ही नहीं, फेनोरोजोइक के 3 हैं, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक। फर्दर फिर इन्हीं इराज को हमने बहुत सारे पीरियड्स में बांटा है, और जो लास्ट हैं वो रहते हैं हमारे इपॉक्स। आगे इन सबको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू कर देते हैं प्रोटेरोजोइक। दोबारा मैं डायग्राम में आपको दिखा देती हूँ, जो सबसे नीचे था ब्लू कलर की लाइन में प्रोटेरोजोइक। सबसे पहला इयोन है, इयोन को हिंदी में महाकल्प बोलते हैं, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बता रही हूँ, महाकल्प। तो जो 2 महाकल्प हमने अभी पीछे देखे, प्रोटेरोजोइक और फेनोरोजोइक, उनमें जो था, ये जो प्रोटेरोजोइक है ये सबसे लंबा और सबसे प्राचीन इयोन है, ठीक है। ये तकरीबन, क्योंकि जब पृथ्वी बनी 460 करोड़ वर्ष पूर्व जब पृथ्वी बनी, तो उसी वक्त जो शुरू हुआ वो यही इयोन शुरू हुआ था, ठीक है, यही महाकल्प उस वक्त शुरू हुआ। और पृथ्वी का जो संपूर्ण इतिहास है उसका लगभग 90% हिस्सा इसी ने कवर किया हुआ है। और मैंने बताया भी कि इसे ही हम आर्कियन या प्री कैम्ब्रियन भी बोल देते हैं। और इसका जो पूरा पीरियड चला, इस पीरियड में क्या हुआ कि धीरे धीरे जो हमारी पृथ्वी जब बनी वो कैसे थी, मैंने बता ही दिया, मोल्टन स्टेज में थी, पिघली हुई अवस्था में थी, गैसियस फॉर्म में थी। फिर धीरे धीरे उसका शीतलन हुआ, वो ठंडी हुई, फिर सोलिडिफिकेशन हुआ, और धीरे धीरे हमारी क्रस्ट बननी शुरू हुई, जो हमने लास्ट लेसन में पढ़ा भी है। क्रस्ट हमारी जो है वो बननी शुरू हुई, और फिर धीरे धीरे जो चट्टानें बनी उनके ऊपर दूसरी चट्टानें आती चली गई। तो इसलिए जो सबसे पहले चट्टानें बनी वो कैसी थी, हमारी आग्नेय चट्टान, जिसे हम इग्नियस रॉक्स भी बोलते हैं। तो उन इग्नियस रॉक्स में सबसे प्रमुख क्या थी, नीस और ग्रेनाइट, नीस और ग्रेनाइट। देखिए, फिर इसी महाकल्प में, इसी इयोन में और क्या हुआ, इसी इयोन के बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि मैंने बताया कि ये बहुत सालों तक चला था, 400 करोड़ वर्ष इसकी पूरी अवधि है। 460 करोड़ वर्ष पहले ये बना था, और 60 करोड़ वर्ष पहले ये खत्म हुआ है, इसलिए जो इसका टोटल टाइम पीरियड है इस इयोन का, वो है 400 करोड़ वर्ष। तो बिल्कुल अंतिम अवस्था में इस महाकल्प की क्या हुआ कि कुछ ऐसे जीव जंतु उत्पन्न होने शुरू हुए जिनमें रीढ़ की हड्डी तो नहीं थी, सिंगल सेल जीव थे, बैक्टीरिया थे, जैसे कि शैवाल जिसे आप एल्गी बोलते हो, ठीक है, इस टाइप के जीव जो थे वो पैदा होने शुरू हुए, और बहुत टाइम बाद फिर धीरे धीरे मल्टीपल सेल के जीव शुरू हुए, जैसे कि प्रवाल जीव थे, कुछ मछलियां थी, कुछ इंसेक्ट्स थे। तो धीरे धीरे बिल्कुल इसके लास्ट में जाकर ऐसे जीव जंतु प्रारंभ हुए। और इसी इयोन की जब समाप्ति होने वाली थी,
इसी इयोन की जब समाप्ति होने वाली थी। मैं आपको ये बात बता दूं कि जब पृथ्वी बनी तो उसका स्वरूप आज जैसी पृथ्वी का नहीं था। उस वक्त जितने भी लैंड मासेस हैं वो सब आपस में मिले हुए थे, जिसे हम पेंजिया बोलते हैं। ठीक है, जितने भी महाद्वीप फिलहाल आपको दिख रहे हैं, उस वक्त वो सारे महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसे हम पेंजिया बोलते हैं। थियरी अभी आपकी आगे आए भी है। और जो चारों ओर सागर था उसे हम पैंथालासा बोलते थे। तो इसी महाकल्प की बिल्कुल समाप्ति में क्या हुआ, कुछ हलचलें हुई पृथ्वी में, जिन्हें हम ह्यूरियन मूवमेंट्स बोलते हैं। याद रखना है आपको, ह्यूरोनियन मूवमेंट्स इसके बिल्कुल लास्ट पार्ट में जाकर हुई थी। और उसी दौरान क्या हुआ कि जो पूरा पेंजिया था वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? गोंडवाना लैंड, साइबेरियन लैंड, बाल्टिक शील्ड और कैनेडियन शील्ड। नेट के एग्जाम में और मल्टीपल एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। गोंडवाना लैंड, साइबेरियन लैंड, बाल्टिक शील्ड और कैनेडियन शील्ड, इन 4 पार्ट्स में हमारा जो पूरा लैंड मास था पृथ्वी का वो डिवाइड हो गया। और फर्दर ये और भी डिवाइड हुए, कब कब हुए वो भी आगे हमारा आएगा। तो ये प्रमुख घटनाएं रही किसकी? प्रोटेरोजोइक इयॉन की। और इससे पहले वाली स्लाइड में देखिए, बहुत सारे बुक्स में ये डिवीजन मिलते नहीं है। प्रोटेरोजोइक को भी हम फर्दर 3 पार्ट्स में बांटते हैं, पेलियो, मेसो और नियो। पेलियो सबसे नीचे है तो सबसे पहले ये आया था, फिर मेसो और फिर नियो। तो ये भी आप बताएंगे तो अच्छा रहेगा, बुक्स में बहुत कम ये डिविजन्स मिलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे, क्योंकि हमने प्रमुख 2 ही इयॉन्स की बात की है, प्रोटेरोजोइक की हमने बात कर ली, और अब हम बात करेंगे फेनोरोजोइक इयॉन की, फेनोरोजोइक महाकल्प की। देखिए, यूनानी भाषा का शब्द है ये, जिसका मतलब है कुछ ऐसे जीव जंतुओं का उत्पन्न होना जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, विजिबल। तो नाम से स्पष्ट है कि ये ऐसा इयोन रहा होगा जब जीव और वनस्पतियों का विकास काफी हुआ, क्योंकि इससे पहले जो प्रोटेरोजोइक पढ़ा वहां तो वनस्पति का जिक्र ही नहीं हुआ। तो फेनोरोजोइक में आके धीरे धीरे पृथ्वी पर इन चीजों का उद्भव होना शुरू हुआ था। फेनोरोजोइक इयोन को हमने 3 इरा में बांटा है। इरा, अभी हम पढ़ के आए हैं ना कि इयोन को हम किस में बांटते हैं? इरा में। तो फेनोरोजोइक इयोन के 3 इरा हैं, पेलियोजोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक, आपको याद रखना है। पेलियो का मतलब होता है प्राचीन, यानी कि पेलियो सबसे पहले ही मिलेगा। जहां भी आपको पेलियो वर्ड मिले इट मींस ये सबसे पहले रहेगा। मेसो मोस्टली बीच का, आप मिडल से मेसो याद रख लीजिए। और सी सनो, ये आपका लास्ट का जो सबसे नवीन है। तो हम बात करेंगे पेलियोजोइक इरा की। और क्योंकि हमने इरास को फर्दर किस में बांटा है? हमने इन्हें बांटा है पीरियड्स में। तो अब हम पीरियड्स भी पढ़ेंगे। पेलियोजोइक की बात कर लेते हैं। पेलियोजोइक को हम बोलते हैं एज ऑफ मेरीन लाइफ। मेरीन का मतलब वह लाइफ जो समुद्र के अंदर है। ठीक है, इस चित्र में आप देख भी पा रहे होंगे। पेलियोजोइक इरा को देखिए हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, ये जो आपको स्केल दिख रहा है हॉरिजॉन्टल स्केल, इसमें जो कैम्ब्रियन लास्ट में है वो सबसे पहले था। ठीक है, ये स्केल जो विपरीत दिशा में है, कैम्ब्रियन सबसे पहले आया, फिर ऑर्डोविसियन, फिर सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, ये नाम आपने सुना होगा, और परमियन। ठीक है, एक बार सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस और परमियन, ये सब क्या है? देखिए, हमने बात किसकी की है? फेनोरोजोइक इयोन की। इयोन को फिर हमने फर्दर बांट दिया है 3 इराज के अंदर। और उन इराज में सबसे पहले हम पेलियोजोइक इरा की बात कर रहे हैं, जिसको हमने 6 पीरियड्स में बांटा है। हर एक पीरियड का को नंबर वाइज पढ़ेंगे। आसान है, मुश्किल नहीं है, 1-2 बार रिवाइज करोगे तो आपको टिप्स पे चीजें हो जाएंगी। कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन जिसे हिंदी में पीरियड को हम क्या बोलेंगे? युग। 60 करोड़ वर्ष पूर्व ये प्रारंभ हुआ था और 50 करोड़ वर्ष पहले ये खत्म हुआ। तो टोटल पीरियड क्या रहा है इसका? 10 करोड़ वर्ष का। देखिए, इस पीरियड को जो हम फेमस मानते हैं वो किसके लिए मानते हैं? बिना रीढ़ की हड्डी वाले जंतुओं के लिए। ये 1 नंबर का प्रश्न बहुत बार पूछ लिया जाता है। इन्वर्टिब्रेट्स सबसे अधिक इसमें उत्पन्न हुए थे, ऐसे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं थी। देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि अभी हमने जो पिछला पढ़ा उसमें तो जीव जंतु का कहीं जिक्र नहीं था, जस्ट उनके अंदर सेल्स थी। तो सेल्स के बाद अब धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, तो सबसे पहले कौन से जीव बनेंगे जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है? उसके बाद फिर आगे जो आएंगे उनमें रीढ़ की हड्डी आएगी। तो हम सीक्वेंस में ही पढ़ रहे हैं।
ठीक है। कैम्ब्रियन युग को हम बोलते हैं एज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स, जिसके अंदर बिना रीढ़ की हड्डी वाले जंतु सबसे अधिक उदय हुआ जिनका। ठीक है। अवसादी शैलों का निर्माण हुआ, पहले आग्नेय बन चुकी थी, आग्नेय से ही फिर अवसादी बनती रहती है। ठीक है, तो मोस्टली कैम्ब्रियन पीरियड की यही विशेषता है। नंबर 2 पे हम आ जाते हैं ऑर्डोविसियन पीरियड के अंदर, ऑर्डोविसियन युग में, जो कि कैम्ब्रियन के बाद आया। लगभग 6.5 करोड़ वर्ष की इसकी अवधि रही। ज्वालामुखी उद्गार बहुत हुए इस टाइम। ठीक है। और कुछ हलचलें भी हुई, जैसे कि पीछे आई थी यूरेनियन, आपने नाम पढ़ा था, तो यहाँ पे आ जाएंगे कैलेडोनियन, ये नाम आपको याद है। कैलेडोनियन और ऑर्डोविसियन कुछ कुछ आपस में शब्द मिल भी रहे हैं, तो आप ऐसे कुछ सिमिलरिटीज देख के आप इनको याद रख सकते हैं। ट्रिक्स रहती हैं, जैसे ऑर्डोविसियन में ड आ रहा है तो कैलेडोनियन में भी ड आ रहा है, तो आप याद रख सकते हैं। यूरोगेनी हुई इस वक्त। और ऑर्डोविसियन में क्या था कि प्रारंभ में जलवायु काफी गर्म थी, क्योंकि अभी जस्ट हम पृथ्वी की शुरुआती अवस्था के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो जलवायु काफी गर्म थी, तो धीरे धीरे वनस्पति का उगना शुरू हुआ, और फिर से वही सागरीय भागों में जो थी वो रीढ़ विहीन जलीय जीव काफी ज्यादा हो गए, मरीन लाइफ बहुत ज्यादा देखने को मिली। और क्योंकि मैंने बताया कि इसी टाइम पे ओरोगनी थी, ओरोगनी का मतलब पर्वतों के बनने की अवस्था, तो इसी दौरान उत्तरी अमेरिका की एक बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है अपलेशियन। ऑर्डोविसियन अपलेशियन शब्द भी आपस में मिल रहे हैं। ऑर्डोविसियन में कौन सी पर्वतमाला बनी? अपलेशियन। तो इससे आप याद रख लेंगे ऑर्डोविसियन की ये विशेषताएं रही हैं। फिर हम बात करेंगे सिल्यूरियन पीरियड की, क्योंकि छह हैं इसमें पैलियोजोइक में, दो हमने पढ़ लिए, तीसरा आ जाता है हमारा सिल्यूरियन। सिल्यूरियन पीरियड को हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का युग। ठीक है। कैम्ब्रियन को बिना रीढ़ की हड्डी वाले, ऑर्डोविसियन में हमने कोई ऐसा नाम नहीं दिया। नंबर 3 पे हम सिल्यूरियन में आए हैं। अब धीरे धीरे जो जीव आने लगे हैं उनमें रीढ़ की हड्डी बन गई, तो इसलिए इसमें इसे हम रीढ़ की हड्डी वाले जीवों का युग बोलेंगे। इस टाइम भी काफी गर्म थी जलवायु। लाल बलुआ पत्थर इस दौरान बहुत ज्यादा बना। बलुआ पत्थर कैसी रॉक है? अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक्स। ये पूछ लिया जाता है कि सबसे अधिक बलुआ पत्थर किस पीरियड में बना था, तो आप इसको बोलेंगे आपका सिल्यूरियन पीरियड के। चलिए, आगे आ जाता है आपका डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन फोर्थ पीरियड है, सिल्यूरियन खत्म हुआ तो इसका प्रारंभ हुआ। इस दौरान भी काफी जलवायु उष्ण थी, धीरे धीरे वो अर्ध शुष्क हो गई, और इसलिए जो थी भारी मौसम की जो वर्षा की दशाएं थी वो हमें देखने को मिली। अब क्योंकि काफी वर्षा हुई तो फिर किसका कवरेज ज्यादा हो गया यहाँ पर? वेजिटेशन का। तो पहली बार जो पृथ्वी हमारी थी वो पत्तों से और जड़ों वाले पौधों से हरी भरी दिखाई देनी शुरू हुई थी। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और रीढ़ की हड्डी वाले जीव इसमें बहुत अधिक संख्या में आ गए। मछलियां काफी डाइवर्स हो गई, क्योंकि मछलियों के बहुत अधिक प्रकार है ना। तो मछलियां बन तो पहले चुकी हैं, बट उनकी में जो थी वो डाइवर्सिफिकेशन होने लगा, बहुत अधिक संख्या में मछलियां देखने को मिली। इसीलिए डिवोनी पीरियड को हम एज ऑफ फिश भी बोलते हैं। फिश जो थी वो लार्ज डाइवर्सिटी के टाइम पे बढ़ गई। क्लाइमेट वार्म था, मैंने बता ही दिया। जो थी आपकी वेजिटेशन कवर देखने को मिला इसमें। ठीक है, इसमें फर्स्ट पॉइंट पे मैंने दिखा भी रखा है, व्हेन प्लांट्स फर्स्ट हैड रूट्स एंड लीव्स। प्लांट पहले भी बने थे, लेकिन पत्तियां जड़ें जो थी वो डेवलपमेंट जो थी वो इस दौरान हुई। चलिए, फिर आपका आ जाता है कार्बोनिफेरस पीरियड। ये नाम आपने जरूर सुना होगा। कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या हुआ था, इसे हम कोल एज भी बोलते हैं ना। पृथ्वी का जितना भी कोयला है जो आज हमें मिल रहा है वो सारा इसी दौरान बना था। और देखिए बिल्कुल साथ में आपको पृथ्वी का स्वरूप भी नजर आ रहा है, जो उस वक्त ऐसी दिखती थी। कार्बोनिफेरस में पृथ्वी ऐसी दिखती थी। मैंने बताया ही कि जो आपके जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं फिलहाल महाद्वीप, वो सारे आपस में जुड़े हुए थे, आपको नजर भी आ रहे होंगे। ठीक है, ये सारा लैंड मास आपस में मिला हुआ था। बाद में जाके इनमें जो था वो विभेदन हुआ, और जो साथ में आप देख रहे हैं वो टेथिस सी है। ठीक है, जब ये सारे के सारे लैंडमास आपस में अलग हो गए, तो जो टेथिस सी था वो क्या था? सिकुड़ गया, और सिकुड़ के फिलहाल ये क्या है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर ही जो है वो इसका बचा हुआ अंश है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, टेथिस सी का बचा हुआ अंश।
तो कार्बोनिफेरस में मैंने प्रमुख बता ही दिया कि जलवायु पुनः बहुत उष्ण हो गई, आर्द्र हो गई। अब क्योंकि इससे पहले पीरियड में क्या हो चुका है, इससे पहले क्या पढ़ा है हमने, डिवोनी। डिवोनी में क्या हुआ था, वेजिटेशन कवर अच्छी हो गई थी। कार्बोनिफेरस में और अच्छी वेजिटेशन हो गई। जो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं, सदाबहार वृक्ष, वो बहुत ज्यादा थे। लेकिन क्या हुआ, एकदम से भूमि में हलचलें हुई, और उन हलचलों की वजह से क्या हुआ, जितने भी पेड़ पौधे थे वो सारे के सारे जमीन के अंदर दब गए, और दबने की वजह से वो बाद में किस चीज में कन्वर्ट हो गए, कोयला में। इसीलिए कार्बोनिफेरस पीरियड को हम कोल एज भी बोलते हैं। ठीक है। और जो आपका उत्तरी गोलार्ध का जितना भी कोयला है, मोस्टली वो तो इसी दौरान बना था। चलिए, और इसकी क्या विशेषता है, कार्बोनिफेरस युग को हम रेंगने वाले जीवों का युग भी बोलते हैं। ठीक है, रेप्टाइल्स काफी हो गए थे, रेंगने वाले जीव जो थे वो इस दौरान। हम अब इसमें लास्ट पढ़ लेते हैं, लेसन का लास्ट नहीं है, जो अब हम 6 पीरियड पढ़ रहे थे, उसका जो 6 पॉइंट है पेलेोजोइक इरा का, वो है कार्बोनिफेरस। कार्बोनिफेरस के बाद हम पढ़ेंगे पर्मियन, ये है आपका लास्ट। परमियन बिल्कुल लास्ट रहेगा इस के अंदर। बहुत अधिक इसमें कुछ विशेष ऐसी बात नहीं है जो आप औरों से इसको अलग करती हो। सेम वही हलचलें हुई इसमें भी, सेम वही जो था उष्ण वातावरण रहा। ठीक है, काफी अलग जलवायु थी। उत्तरी गोलार्ध में काफी शुष्क वातावरण हो गया था, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में हल्का फुल्का आइस एज के कुछ सिम्टम्स इसमें देखने को मिले हैं। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, मेसोजोइक इरा। हम इरास पे आ गए हैं हम दोबारा, फिर दोबारा से इरास को हम किस में बांटते हैं, पीरियड्स में। देखिए, मेसोजोइक इरा के अंदर रेंगने वाले जंतु बहुत अधिक हो गए थे। प्रारंभ तो उनका पहले ही हो गया, लेकिन इनकी संख्या बढ़ी। अब वो कौन से थे, और कुछ विशेष भी इसके अंदर जानवर पैदा हुए, कुछ ऐसे बहुत फेमस एक एनिमल है जिससे जुड़ी हुई आपने मूवीज भी देखी, अभी आगे जिक्र आएगा उसका। तो देखिए, मेसोजोइक को हमने फर्दर 3 उसमें बांटा है ना पीरियड्स में, इसी आपको टेबल में नजर भी आ रहा है। मेसोजोइक नीचे, ट्रियासिक, ट्रियासिक के ऊपर जुरासिक, ये शब्द आपने सुना होगा, और जुरासिक के ऊपर क्या है, क्रिटेशियस। ठीक है, तो मेसोजोइक इरा को हमने 3 पीरियड्स में बांटा है, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। एक एक करके इसको पढ़ेंगे। जो ट्रियासिक युग है आपका, ट्रियासिक पीरियड जो रहा, इसमें जलवायु काफी उष्ण और शुष्क थी। ठीक है, और पृथ्वी के इतिहास का सबसे कठोर युग माना गया है इसे, ये याद रखिए। बहुत ही हॉट और ड्राई था, तो इसलिए सबसे कठोर पीरियड रहा ये। ठीक है, जो भी क्रिएचर्स है उनके लिए बहुत ही बुरी कंडीशंस हो गई थी। तो जितना भी जीवन अब तक उत्पन्न हुआ था, लगभग वो सारा नष्ट हो गया था इसमें। ठीक है, तो फिर जब ये युग खत्म होने को आया, ठीक है, जो बिल्कुल लास्ट के ईयर्स आए जब इस पीरियड के, उसमें दोबारा से जो जलवायु थी वो आर्द्र होनी शुरू हुई, ह्यूमिड होनी शुरू हुई। इसलिए धीरे धीरे मैमल्स का उद्भव, मैमल्स यानी कि स्तनधारी जीव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब तक मैमल्स का जिक्र हमने नहीं किया था, यहाँ पे मैमल्स की हमने बात की है। उनका उद्भव हुआ, और कॉर्निवोरस आए। ठीक है, मांसाहारी जीव, फ्लाइंग फिश यहाँ पे देखने को मिलने लगी, उड़ने वाली मछलियां। ठीक है, लॉबस्टर वगैरह जो कि समुद्री क्रिएचर है, उनका इसमें उद्भव हुआ। ठीक है, और एक बहुत ही फेमस डायनासोर्स इस एज के लास्ट में आए, लेकिन उनका आकार बड़ा नहीं था। सिर्फ कितना आकार था उनका, 6 इंच। 6 इंच बहुत छोटा होता है ना। सिर्फ 6 इंच लंबे डायनासोर्स उत्पन्न हुए इस पीरियड के लास्ट में। तो धीरे धीरे अब वो बढ़ेंगे कब, नेक्स्ट में। नाम आप सबने सुना होगा, जुरासिक पीरियड। ठीक है, इस पे मूवीज भी बनी है। सबसे अधिक संख्या डायनासोर्स की इस दौरान हो गई थी, और डायनासोर्स की भी बहुत सारी डाइवर्सिटी थी इस टाइम पे। कुछ उड़ने वाले थे, कुछ ऐसे भी थे जो कि शाकाहारी थे। ठीक है, सुन के आप सरप्राइज होंगे, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे भी डायनासोर्स थे जो कि शाकाहारी थे, और अधिकतर कैसे थे, मांसाहारी। ये उड़ते भी थे, यानी कि आप ये मान लीजिए कि जमीन पर भी थे, पानी के अंदर भी थे, और ये उड़ने वाले भी थे। ठीक है, तो जुरासिक पीरियड में सर्वाधिक इनकी संख्या देखने को मिली। और जो तीसरा अब आ जाता है, वो आ जाता है हमारा क्रिटेशियस पीरियड। ठीक है, क्रिटेशियस पीरियड की सबसे अधिक विशेषता क्या रही, इस दौरान भी डायनासोर्स जो थे वो काफी संख्या में रहे। उसके बाद क्या हुआ कि जो एक बहुत बड़ी इस टाइम पे फिनोमेना देखने को मिला, वो था समुद्र का अतिक्रमण। ठीक है, समुद्र ने इनक्रोच कर लिया लैंड पार्ट।
इसलिए बहुत सारे जो तटीय हिस्से थे वो जल के अंदर डूब गए। ठीक है। और इसी के लास्ट में क्या हुआ, बिल्कुल जब ये खत्म होने वाला था पीरियड, तो क्या हुआ, एकदम से क्लाइमेटिक कंडीशंस फिर से विषम हो गई। ठीक है, प्रतिकूल हो गई। इसीलिए इस पीरियड के बिल्कुल लास्ट में जाके डायनासोर्स खत्म हो गए। ठीक है, इसके बाद डायनासोर्स का अब कहीं जिक्र आप नहीं पढ़ेंगे। चलिए, अब हम आ जाते हैं हमारे तीसरे इरा के ऊपर, जो कि लास्ट इरा है। फिर इसी इरा को फर्दर हमने पीरियड्स में बांटा है, और उन्हीं पीरियड्स को आगे हमने बांटा है एपॉक्स में। इजी है। सेनोजोइक, नवजीवी कल्प इसे बोला जाता है, महाकल्प भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, दो पार्ट्स में बांटा है। अभी दो पार्ट्स में बांटा है, इन्हें क्या बोलेंगे हम, पीरियड, टर्शरी पीरियड और क्वाटरनरी। इसे अगर आप हिंदी में लिखोगे तो भी आप यही वर्ड लिखेंगे, टर्शरी और क्वाटरनरी। टर्शरी जो युग है उसे हमने फर्दर फिर 6 इपोक्स में बांटा। इपोक अब तक नहीं आए थे, ठीक है, क्योंकि अभी तक सिर्फ पीरियड्स थे। पीरियड्स को फर्दर बांट दिया है हमने इपोक्स में। टर्शरी के 6 आपके पीरियड रहेंगे। ठीक है, पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। इन सभी में एक दो ऐसी बहुत फेमस बात है जो आपको याद रखनी है, मैं नंबर वाइज बताती चलूंगी। प्लायोसीन लास्ट में देखिए, प्लायोसीन। ठीक है, सबसे पहला पीरियड रहेगा, सबसे पहला इपोक है टर्शरी पीरियड का। इसमें क्या रहा था कि जो वनस्पति थी उसके लिए तापमान बहुत अच्छा था, इसलिए हरी भरी वनस्पतियां पूरी पृथ्वी पे आपको देखने को मिली। और इसीलिए जो वनस्पति के ऊपर निर्भर रहने वाले जीव थे उनका विकास हुआ। कौन कौन से, हाथी, घोड़ा, बिल्ली। ठीक है, जो इस टाइप के जो आपके जीव जंतु थे ना, फार्म एनिमल्स जिन्हें बोलते हैं, वो इस टाइम पे शुरू हुए प्लायोसीन, पेलियोसिन आई शुड से, पेलियोसिन जो सबसे पहले है बच्चों। ठीक है, पेलियो और जो आपका प्लायो रहता है ना, इसमें कई बार कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ रहे हैं पेलियोसीन सबसे पहले, फिर इयो है, फिर ओलिगो है, फिर मायो है, और लास्ट में आपका प्लायो। ठीक है, पेलियो प्लायो में बहुत कम डिफरेंस है, तो हम पेलियो पढ़ रहे हैं सबसे पहले। पेलियो हमने कर लिया। पेलियो के बाद फिर नंबर 2 पे आपका आ जाता है इयोसीन। इयोसीन में क्या हुआ, इसके अंदर हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों बने। ठीक है, और रेंगने वाले जीव थे वो काफी मात्रा में खत्म हो गए। हिमालय पर्वत की पहली श्रेणी इसी दौरान बनी। ये प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसमें, इयोसीन में। इयोसीन युग के अंदर हिमालय की सबसे पहली श्रेणी बनी। हिमालय बनने में तो बहुत वर्ष लगे, लेकिन प्रारंभ कब हुआ उसका, इयोसीन के अंदर। इयो के बाद हम आ जाते हैं ओलिगोसीन में। ठीक है, ओलिगोसीन में क्या हुआ, जलवायु पुनः कहीं पे गर्म थी, कहीं ठंडी थी। एल्प्स पर्वत बने। ठीक है, पर्वत अधिक इसमें बने हैं। ईओ में बना था हिमालय, और ओलिगो में आया आपका एल्प्स पर्वत जो कि यूरोप के अंदर है। फिर हम आ जाते हैं मायो में। मायोसीन में क्या हुआ, शार्क मछलियां, व्हेल मछलियां जिसे हम बोलते हैं, वे बननी प्रारंभ हुई। ठीक है, अब तक वे नहीं बनी थी। बंदरों का एक नया स्वरूप देखने को आया। और हिमालयाज, रॉकीज, एंडीज, ये सारे के सारे पर्वत जो थे वो इसी दौरान बने। और जो लास्ट आपका इसमें आ जाता है वो है प्लायोसीन, जिसमें कुछ कुछ ऐसे बंदर हुए जिनका जो स्वरूप था वो लगभग मनुष्य जैसा था। अब तक मनुष्य नहीं आया है पृथ्वी पे, ये ध्यान रखिएगा। हम कितना पढ़ चुके हैं, लेकिन अब तक मनुष्य की बात नहीं आई है, क्योंकि हम क्या मानते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर थे। तो जो प्लायोसीन में जो बंदर था उसकी आकृति लगभग ऐसी थी कि हमें हमें ये लगता है कि लगभग मनुष्य जैसा वो नजर में आता था। ठीक है, और जो लास्ट हमारा आ जाता है वो है क्वाटरनरी पीरियड। ठीक है, भूगर्भिक इतिहास का सबसे आधुनिक काल है। हम ये मानते हैं कि जो लगभग आज पृथ्वी हम देख रहे हैं वो इस पीरियड में जाके बन चुकी थी। इसको फिर फर्दर हमने दो इपोक्स में बांट दिया है, वे हैं प्लिस्टोसीन और होलोसीन। ठीक है, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। जो आप देखिए इसमें देख सकते हैं, प्लिस्टोसीन नीचे है और लास्ट में आ जाता है फिर होलोसीन। प्लिस्टोसीन में क्या हुआ था कि इसे हम ग्रेट आइस एज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्लिस्टोसीन एज को हम ग्रेट आइस एज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि काफी मात्रा में पृथ्वी के ऊपर जो थी वो हिम नदियां थी, और उन हिम नदियों ने पूरी पृथ्वी को बर्फ से ढक रखा था। वो जो चार ऐसे हिमनदन हुए इस टाइम पे, मैं आपको नाम बता दूं, गुंज,
मिंडेल, रिस, बॉर्न। ये चार नाम बहुत बार पूछे जाते हैं कि किस इपोक में आए थे। प्लिस्टोसीन के अंदर ये चार थे, गुंज, मिंडेल, रिस और वुर। ठीक है, इन चारों की वजह से पूरी पृथ्वी के अंदर बिल्कुल आइस की कवरेज हो गई थी, इसलिए इस इपोक को हम ग्रेट आइस एज भी बोलते हैं। ठीक है, और इसी ठंड की वजह से क्या हुआ, काफी बायोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिले। जैसे कि ठंड से बचने के लिए जो बहुत जीव थे उनकी आकृतियां छोटी हो गई, कुछ जीवों के शरीर में पंख लग गए, क्योंकि अडेप्टेशन करता है हर क्रिएचर ना एनवायरनमेंट के साथ। और इसी में लास्ट में जाके वन मानुष और मनुष्य आ गए। इस जो आपका ये एपॉक है, इसके बिल्कुल लास्ट में जाकर मनुष्य का भी उद्भव हो गया था। ठीक है, आपकी अमेरिका के अंदर जो ग्रेट लेक्स हैं वो इसी दौरान बनी। ठीक है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बन गया, मिट्टी के निक्षेप हो गए, तो मतलब लगभग पृथ्वी जैसी हम देख रहे हैं वो अब बन चुकी थी। और जो लास्ट आपका आ जाता है वो है होलोसिन इपॉक, सबसे आधुनिक काल है। ये आज से 10,000 वर्ष पूर्व पहले शुरू हुआ। ठीक है, अब इस दौरान क्या हुआ है, जो पहले की आइस थी वो पिघल गई, अब क्या हो गया, गर्मी बढ़ गई है, तो इसलिए हिम आवरण लुप्त हो गया है। बर्फ सिर्फ हाइट पे मिलेगी आपको। ठीक है, वाटर लेवल बढ़ गया है, और ऐसी जलवायु हो गई थी इसकी प्रारंभ में जैसी आज है। ठीक है, मनुष्य ने कृषि करनी शुरू कर दी, डोमेस्टिफिकेशन करना शुरू कर दी, तो ये सारी की सारी प्रोसेसेस जो हम आज कर रहे हैं वो सब इसकी शुरुआत में हो गया था, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, एज ऑफ मैन। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेसन खत्म करते हैं। बेस्ट विशेस।